వెల్కమ్ కేఎంఆర్ ట్యుటోరియల్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరైనా మా వీడియోస్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే నూతన నోటిఫికేషన్స్ కొరకు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టుడే టాపిక్ ఈజ్ కావ్యశాస్త్ర. కావ్యశాస్త్రంలోని అంశాలు మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోలో మనం काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य गुण వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. पहले हम देखेंगे काव्य की परिभाषा. काव्य का अभिधानिक अर्थ है कवि के द्वारा संपन्न किए जाने वाला कार्य. अतः कवि की कृति ही काव्य है. कवि कर्म को कविता भी कहते हैं. भारतीय आचार्यों ने काव्य और कविता को समान अर्थ में प्रयुक्त करते हुए काव्य का स्वरूप निर्धारित किया है. आचार्य विश्वनाथ ने जहाँ रसयुक्त वाक्य को काव्य की संज्ञा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है. विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण. नेक्स्ट, काव्य के भेद. विद्वानों ने काव्य के अनेक भेद किए हैं. भारतीय आचार्यों ने काव्य के दृश्य और श्रव्य भेद करने के उपरांत श्रव्य काव्य को दो भेद किए हैं, प्रबंध काव्य और निर्बंध या मुक्तक काव्य. प्रबंध काव्य. प्रबंध काव्य वह पद्यबद्ध तथा सर्गबद्ध कदात्मक काव्य है जिसके छंद कदा सूत्र को व्यवस्था से पिरोए रहते हैं. उसके छंदों के क्रम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है. उसमें घटनाओं की संबद्ध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नाना भावों का रसात्मक अनुभव करने वाले प्रसंगों का समावेश होना चाहिए. इतिवृत्तात्मकता के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता. प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य. महाकाव्य भारतीय आचार्य भामह के अनुसार लंबे कथानक वाला, महान चरित्रों पर आश्रित, नाटकीय पंचसदियों से युक्त, उत्कृष्ट और अलंकृत शैली में लिखित तथा जीवन के विविध रूपों और कार्यों का वर्णन करने वाला सर्गबद्ध सुखांत काव्य ही महाकाव्य होता है. महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक कहा गया है. खंड काव्य. महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप में अभिव्यक्ति की जाती है तो खंड काव्य में जीवन के एक रूप का वर्णन किया जाता है. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार महाकाव्य के ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है पर जिसमें पूर्ण जीवन ना ग्रहण करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं. मुक्तक काव्य या निर्बंध काव्य. मुक्तक शब्द का अर्थ है अपने आप में संपूर्ण या अन्य निरपेक्ष. मुक्तक काव्य में प्रबंध काव्य का सा तारतम्य नहीं रहता. उसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रूप से रसोद्रेक करने में. मुक्तक काव्य में मन की किसी एक अनुभूति, भाव या कल्पना का चित्रण किया जाता है. आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य को काव्य कहा जाए तो निर्बंध या मुक्तक को कविता कही जा सकती है. मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक. पाठ्य मुक्तक के छंद अधिकतर पाठ्य होते हैं और गेय कम एवं उनमें विषय की प्रधानता रहती है. गेय मुक्तक स्वर, ताल तथा लय से बंधे हुए होते हैं और गेय होते हैं. इनमें वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता रहती है.
काव्य के लक्षण। सामान्यतः शब्द और अर्थ के यथोचित संयोजन को भारतीय आचार्यों ने काव्य का लक्षण माना है। आचार्य भामह ने कहा है, शब्दार्थों सहितौ काव्यम। अर्थ है शब्द और अर्थ सहित भाव काव्य है। आचार्य रुद्रट ने भामह द्वारा प्रदत्त लक्षण को संक्षिप्त करके काव्यालंकार में कहा है, ननु शब्दार्थौ काव्यम। अर्थ है शब्द और अर्थ ही काव्य है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में कहा है, गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो। अर्थ है काव्य को वह शब्दार्थ कहा है जो गुण और अलंकार से संस्कृत हो। आचार्य विश्वनाथ शब्दार्थ के बदले वाक्य को महत्व देते हुए साहित्य दर्पण में कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थ है रसात्मक वाक्य को काव्य माना है। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने कहा है, तद्दौषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति ही पुनः क्वापि। अर्थ है दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त अथवा कहीं कहीं अलंकार के बिना भी शब्द और अर्थ का संयोजन काव्य है। पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। आधुनिक युग के हिंदी विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को रसात्मक रचना माना है। काव्य हेतु। कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों का नाम काव्य हेतु है। भारतीय काव्यशास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को ही काव्य हेतु के रूप में परिगणित किया है। यहाँ पर प्रतिभा माने प्रतिभा वह सरस्वती तत्व है जिसका अधिकारी सत्काव्य की सृष्टि में समर्थ होता है और कवि कहलाने की अर्हता प्राप्त करता है। और व्युत्पत्ति माने व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है पांडित्य और अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयोग अथवा निरंतर प्रयत्न करते रहना। काव्य गुण। काव्य में चमत्कार, प्रवाह, ओज एवं प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद। माधुर्य माने मम्मट के अनुसार माधुर्य गुण से चित्त प्रसन्न होता है। उसका श्रृंगार रस में आविर्भाव चित्त को उत्फुल्ल कर देता है। माधुर्य गुण की स्थिति श्रृंगार रस में अधिक रहती है। ओज। आचार्य भामह के अनुसार चित्त को दीप्त और उत्तेजित करने वाला गुण ओज। यह मन को विस्तृत कर दे। उसकी योजना अधिकतर वीर रस में हुई है। प्रसाद। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता। अतः जिस काव्य को पढ़कर मन प्रसन्न हो जाए, हृदय की खली खिल उठे, वह प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण का समावेश सभी रसों में उपयुक्त है। ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.